माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू वन। तो मैं राकेश कुमार। अपनी नज़र हमेशा उस चीज पर रखो, अपनी नज़र हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। यानी आपका जो समय व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे तुम्हारा क्या एम है उस पर अपना फोकस करो। जब उस पर ध्यान दोगे ना तो तुम्हें सफलता ज्यादा मिलेगी, जल्दी मिलेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके प्रश्न उत्तर। कल हम इसके बारे में पढ़े थे, चैप्टर के बारे में, साथ साथ लेखक परिचय भी देखे थे। इनके लेखक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश। इसके बाद हमने देखा कि उनकी बहुत सारी कृतियां थी, जिनमें आलोक पर्व के लिए उन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इतना तो आप लोग जानते थे। कहानी में हम ये भी पढ़े थे कि उनकी एक छोटी लड़की थी जो उन्हें पूछा कि नाखून क्यों बढ़ती है, और इसी बात को लेकर के उन्होंने पूरी मानव सभ्यता के विकास की गाथा को स्पष्ट कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक हमसे प्रश्न भी पूछा कि बताइए मानव किस ओर बढ़ रहा है, मानवता की ओर या पशुता की ओर। तो ओवरऑल हमने पूरा कहानी जब सुना पढ़ा तो हमें लगा कि पहले से ज्यादा आज मानव विध्वंसक है। पहले तो उंगलियों से व्यवहार होता था, जानवरों को पकड़ा जाता था, और आज आदमी आदमी को मारता है। पहले एक उंगली से एक जीवों को घायल किया जा सकता था, लेकिन आज इतने विध्वंसक हथियार आ गए हैं कि एक फुटते लाखों गायब। अर्थात पहले से ज्यादा लोग घातक हो गए हैं, मानवता की ओर नहीं पशुता की ओर बढ़ रहा है। ये हमें साबित करना था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कौन बता रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर चलेंगे कि प्रश्नोत्तरी में उन्होंने क्या क्या हमसे प्रश्न किया है, उसका जवाब क्या होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकरा भी हम लोग लेके चलेंगे साथ साथ। तो ज्यादा देरी न करके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 देखिए क्या कहता है आपसे, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? आप लोग तो पढ़े ही कहानी में, अभी भी जस्ट बताया कि लेखक साहब एक दिन आराम फरमा रहे थे। होता है बहुत सारे आदमी को, क्योंकि लेखक साहब लिखने का तो काम करते ही हैं, साथ ही साथ एक प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके थे, नौकरी भी थी उनकी। छुट्टी में आए होंगे, शाम का समय होगा, आराम से फरमा रहे होंगे कुर्सी में, कुटरका वाला कुर्सी में ना किसी तो बोल वाला होता है बीमारी। चलिए, उधर से छोटी उनकी लड़की आई, बोली पापा पापा पापा। लेखक साहब पूछे होंगे क्या हुआ बोलो, क्या है कि नहीं? तो उसने पूछी कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइए ना। यानी एक लड़की, छोटी लड़की, समझिए उसका नाम मिष्टी पूछती है, यानी छोटी लड़की पूछती है, वो अनुमान बताते हैं नाम, प्यारी नाम है ना। वो कहती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब क्लियर हो गया कि लेखक के सामने यह प्रश्न किसने उपस्थित किया? तो उनकी छोटी बेटी ने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? आशा और उम्मीद है क्वेश्चन 1 समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ती नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? नाखून बार बार बढ़ते हैं। अब लेखक इस बात को लेकर के बड़ा विचार करते हैं कि नाखून बढ़ना हमें क्या याद आ रहा है। तो हमें ये याद आ रहा है कि आज का जो मानव है, आज से करोड़ों वर्ष पहले इस तरह के मानव नहीं थे। वो एक पशु थे, पशु की तरह व्यवहार करते थे।
पशुओं की तरह शिकार करते थे, है ना, अर्थात वो जंगली मानव था। ये हमें याद दिलाती है, प्रकृति हमें याद दिलाती है कि आज आप सभ्य हैं, विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पहले आप असभ्य थे, जंगली थे, और इन नाखूनों का उपयोग जंगली जानवरों को पकड़ने में करते थे। ये प्रकृति हमें याद दिलाती है। किसी को दिक्कत? प्रकृति हमें क्या याद दिलाती है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले आप क्या थे? जंगली थे, आप यायावर थे। इसी नाखून का उपयोग जंगली जानवरों को पकड़ने मारने में करते थे। ये प्रकृति नाखून बढ़ा करके हमें याद दिलाती रहती है। किसी भाई को दिक्कत? आशा उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया हो। चलते हैं आगे 3 नंबर। लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक न्याय संगत है, मानी सही है? लेखक साहब नाखून जो बढ़ता है ना, उसको वो कहते हैं, नाखून जो बढ़ता है उसको कहते हैं कि ये अस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता था। क्या बात सही है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो हम अपने इतिहास को थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि आज का जो सभ्य मानव था वो उस समय में असभ्य था, और इसी नाखून का उपयोग जंगली जानवरों को पकड़ने, चीरने, फाड़ने में करता था। अर्थात नाखून अस्त्र के रूप में उपयोग होता था। हमने कल अस्त्र और शस्त्र के बारे में चर्चा किया। अस्त्र होती है जो हाथ में रहती है तब चलाई जाती है, जैसे तलवार। लेकिन शस्त्र का मतलब होता है जो फेंक कर मारी जाती है, जैसे भाला। भाला लोग ज्यादा है ना। अब एक बच्चे कह रहे हैं कि सर बंदूक में कौन सा आएगा भाई, कौन होगा, अस्त्र होगा या शस्त्र? तो वो क्या है? एक प्रकार का शस्त्र है, अस्त्र नहीं है। वो बंदूक तो हाथ में रहती है, लेकिन उसका गोलियां भेजना पड़ता है। तो जो सिस्टम है वो भेजने का, वो क्या है? एक सिस्टम है, यानी वो शस्त्र है। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अस्त्र का उपयोग करना न्याय संगत है, तो लिखेंगे हाँ बिल्कुल सही है। लेखक की दृष्टि में नाखून का अस्त्र के रूप में प्रयोग करना ये बिल्कुल न्याय संगत है, क्योंकि आज से करोड़ों वर्ष पहले जो आज सभ्य मानव है वह जंगली जानवरों को पकड़ने, उसे चीरने, फाड़ने में नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में करते थे। इसे लेखक की दृष्टि में न्याय संगत है। किसी भाई को दिक्कत? नंबर नेक्स्ट। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? अब देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं? नाखून काट करके देखिए, हम लोग तो अभी के हिसाब से अगर सोचा जाए, अभी के वर्तमान के हिसाब से, तो हम लोग साफ सफाई के लिए करते हैं, नहीं करते? विज्ञान कहता है कि नाखून में गंदगी आ जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो वह गंदगियां नाखून के माध्यम से हमारे पेट में चली जाती है, फिर बीमारियां पैदा करती है। ये विज्ञान कहता है। लेकिन विज्ञान तो हम पढ़ नहीं रहे, पढ़ तो रहे हैं हम लोग हिंदी। तो हिंदी में कहानी के अनुसार ही आंसर देना है, ठीक है? तब मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तब लेखक के अनुसार, यानी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हम बार बार नाखून काटकर यह प्रमाणित करना चाहते हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं कि हम पहले वाली मानव नहीं है, हम सभ्य हो चुके हैं। हम असभ्य नहीं, क्या हैं? सभ्य हैं। हम अब पहले वाली पशु वाला व्यवहार नहीं करते हैं, अब सभ्य वाला व्यवहार करते हैं। अर्थात नाखून बार बार काटकर हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम पहले से अधिक बेहतर है, सभ्य हैं। ठीक है, फिर से लिखेंगे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है कि वह प्रमाणित करना चाहता है कि हम पहले वाले मानव नहीं हैं, हम वो असभ्य नहीं है, अब हम सभ्य हो चुके हैं। अर्थात पशुवृत्ति जो हमारी थी उसको छोड़कर हम मानवता की ओर बढ़ रहे हैं। ये हम साबित करते हैं, किसको करके? बार बार नाखून काट कर। समझ गए? चलते हैं आगे।
सुकुमार विनोदों के लिए नाखून का उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, लेखक के संबंध में क्या बताया। देखिए, सुकुमार विनोद के लोगों ने, यानी कि जब नाखून का उपयोग हमने अस्त्र के काम करना छोड़ दिया, यानी नाखून का उपयोग जंगली जानवरों को पकड़ने मारने में जब हमने इसका उपयोग छोड़ दिया, तो जो सुकुमार विनोद लोग हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जो लोग हाथों से कम काम करते हैं, कम काम लेते हैं, ऐसे लोग नाखून को विभिन्न प्रकार के आकारों में काटना, जैसे चंद्राकार, वर्तुलाकार, गोलाकार, दंडाकार इत्यादि विभिन्न आकार में बढ़ाना, फिर उसे काटना और उसे रंगना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर से सुकुमार विनोद के लिए नाखून का उपयोग लाना शुरू किया। तो लिखेंगे, जब हम नाखून का उपयोग करना अस्त्र के रूप में छोड़ दिया, जंगली जानवरों को पकड़ना हमने छोड़ दिया, तो हमने अपने नाखूनों का उपयोग उसे बढ़ा करके विभिन्न आकारों में काटना शुरू किया। यानी जो सुकुमार विनोद लोग जो हाथों का उपयोग कम करते थे, उसे विभिन्न आकार में काटते हैं, जैसे चंद्राकार, वर्तुलाकार, दंडाकार, है ना, इत्यादि, और फिर उसे मोम या अन्य प्रकार के जो चिकनी पदार्थ होती है उसे सजाते रहते हैं। ऐसा शुरू किया किसने? सुकुमार विनोद लोगों ने। अरे घर में जो औरतें काम करती है ना, बर्तन मांजते मांजते तो उसका आधा आधा खायल हो जाता है। देखे है ना, अपने घर में मम्मी को देखिएगा, या घर में जो बहनें काम करती है उनको देखिएगा, आधा आधा नाखून तो कर गायब हो जाता है बर्तन के मांजते मांजते। तो नाखून बढ़ा के क्या करेंगे क्या? लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उपयोग नहीं करते हैं नाखूनों का, या कड़ी मेहनत हाथों से नहीं करते हैं, तो वो लोग बढ़ाते हैं नाखून, बड़ा बड़ा करके लंबा लंबा रखते हैं। खास करके जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो ज़्यादा करती हैं, क्योंकि उसको पकाना तो रहता नहीं है। आप ये सुकुमार विनोद लोग या कुछ लड़के लोग में भी जो होते हैं करते हैं। चलिए, आशा समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। तो 5 का सब लोगों को समझ में आ गया होगा, चलते हैं 6 नंबर की तरफ। क्वेश्चन 6 है, नक्श बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय? देखिए, कहता क्वेश्चन कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं, माने कैसे लोग ये काम करते हैं। कोई जो गठीला आदमी हो, कड़ी मेहनत करने वाला लोग हो, वो क्या ये काम करते हैं? नहीं करते। तो कौन लोग करते हैं भाई? तो सुकुमार विनोद, जो लोग हाथों का काम कम करते हैं, उपयोग कम करते हैं, ऐसे लोग नख बढ़ाते हैं और विभिन्न आकारों में से। अब गौर करके देखिए ना, अपने यहाँ जो खेतों में काम करने के लिए महिलाएं जाती है, घास काटने जाती है, या खेतों में कमैनी करती है, या अन्य प्रकार की, क्या वो महिलाएं नाखून बढ़ाती है? क्या नहीं बढ़ाती। लेकिन जो महिलाएं, लड़कियां किसी ऑफिस में कार्य करती है, कंप्यूटर चलाती है, लिखा पढ़ी का काम करती है, या लड़कियां जो पढ़ती लिखती हैं, उन लोगों को ज़्यादा हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं होती है क्या? तो वो लोग क्या करते हैं? नाखून बढ़ाते हैं, उसे काटते हैं, रंगते हैं। ये काम किनका काम है? सुकुमार विनोद लोग का। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य कैसे मनुष्य की सहज वृत्तियां, सुकुमार विनोद लोगों का काम है, जो लोग हाथों से कम काम लेते हैं, ऐसे लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा ना, तो आपको आंसर पूरा याद रहेगा। लेखक क्यों पूछता कि मनुष्य किस ओर बढ़ता है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? देखिए, लेखक के मन में एक सवाल उठा कि नाखून बढ़कर हमें ये याद दिलाता है कि आज का जो मानव है वो करोड़ों वर्ष पहले पशु था। तो पशु थे तो हम नाखून काट काट करके ये साबित कर रहे हैं कि हम मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। ये उनके दिमाग में आया। चलो भाई, तो पशुता से मानवता की ओर बढ़ रहे हैं, मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ उन्हें दिमाग में आया कि पहले नाखून तो हम एक ही जानवर को एक बार पकड़ के मारते थे, लेकिन आज मानव में दुश्मनी है। एक मानव ऐसा विध्वंसक हथियार बनाया कि
एक बार में 10 लाख मानवों को खत्म कर देता है। बताइए भाई, पहले वाला मानव से आज वाला मानव ज्यादा घातक है कि पहले वाला घातक था? आज वाला घातक है। इसीलिए उनके दिमाग में सवाल उठा कि मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या क्लियर? फिर समझते हैं लेखक क्यों पूछता कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। तो लिखेंगे लेखक बढ़ते नाखून को देख करके उन्हें याद आता है कि ये नाखून बढ़ना ये साबित करता है कि हम पशु थे, लेकिन हम काट करके साबित करते हैं कि हम पशुता नहीं मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये भी याद आता है कि जो पहले वाला मानव था अपने नाखून का उपयोग करके एक साथ एक ही जानवरों को एक ही लोगों को मारता था, लेकिन आज ऐसे विध्वंसक हथियार आ गए बन गए हैं जो एक बार में लाखों लोगों को मार देता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले वाले मानव से आज का मानव ज्यादा घातक है, अर्थात वो मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर। ये उनके दिमाग का सवाल है, इसलिए हमसे पूछा जा रहा है। अब आप लोग बताइए किस ओर बढ़ रहे हैं हम लोग? पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि पहले वाला मानव इतना घातक नहीं। आगे चलते हैं। देश की आजादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांस लेखन करता है? लेखक का निष्कर्ष क्या है? देश की आजादी के लिए लेखक ने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसका नाम है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जिसका अर्थ होता है स्वाधीनता। और वो कहते हैं कि जब हमारे देशों पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो उस समय ना हम लोग हमेशा इस चीज का उपयोग करते थे, स्व, यानी कि स्व से हो गया स्वाधीनता, है ना। यानी इंडिपेंडेंस का मतलब देखिए क्या है, स्वाधीनता दिवस शब्दों का अर्थ मीमांस लेकर करता है। लेखक का निष्कर्ष है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता अर्थात अधीनता का अभाव होगा, लेकिन हम भारतीय उसके सहज भाव में स्वाधीनता नाम दे दिया है। यह हमारी विशेषता है कि हम अन्न को स्व में बदल देते हैं। अन्न को किसमें बदल देते हैं? यानी कहने का अर्थ है, आप लिखेंगे कैसे? तो लिखेगा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी देश की आजादी के लिए इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता आजादी, अर्थात हमारी शासन अपनी होनी चाहिए। उनमें उन्होंने स्व शब्द का प्रयोग किया है। जिस समय हमारे देशों पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो हम हर हमेशा स्व शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका एक अर्थ निकलता है अपना, चाहे वो स्वराज, स्वदेश, स्वाधीनता इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का क्या अभिप्राय है ना, हमने कहा था कि लेखक किस प्रसंग में कहा है कि बंदरियां मनुष्य का पर्याय नहीं बन सकती। तो हमारी ये परंपरा है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग किसके प्रजाति हैं? बंदर की प्रजाति। अब बताइए, बंदर की प्रजाति है तो क्या हमारा गुण बंदर से मिलता जुलता है क्या? कभी मिल ही नहीं सकता। मानव हम भी हैं, पशु भी एक प्रकार का पशु है। अब वो भी खाता है तो हम भी खाते हैं, वो भी सोता है हम भी सोते हैं, वो भी चलता है हम भी चलते हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है भाई? तो हम लोगों में किसी दूसरे के दुखों को देखकर प्रभावित होते हैं, दूसरे से प्रेम, स्नेह, सौहार्द, आपसी संबंध है। पशुओं में ये प्रकार का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात बंदर हमारी पर्याय नहीं हो सकती। कोई दिक्कत है? फिर समझते हैं। लेखक कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम किसकी प्रजाति हैं? बंदर की प्रजाति हैं। लेकिन लेखक हमसे पूछते हैं कि हम एक मानव हैं, पशु एक पशु है, भोजन हम दोनों करते हैं, हम दोनों सोते हैं, दोनों चलते हैं, लेकिन क्या मानव वाला गुण अभी पशु में पाया जाता है? मानव एक दूसरे के प्रेम से प्रेरित होता है, एक दूसरे के दुखों से दुखी होता है। नहीं, आपके घरों में शादी होगा
पूरा मोहल्ला खुश रहता है। देखे है ना। अब मान लीजिए हमारा अंकित भाई का शादी है, रजुआ 4 बार जाएगा चौक पर, एक बारी जूता लेके जाएगा पॉलिश कराने, एक बारी कपड़ा में आयरन कराने जाएगा, एक बारी उड़ाता है, कुछ कहते हैं उसको जी नहीं रे, उड़ाता उधर का वाला फैन वाला नहीं होता, क्या कहते हैं उसको नहीं पता, फॉग फॉग, तो वो उड़ाने वाला लाने जाएगा कि आज डीजे पर चलेगा एकदम, क्या है कि नहीं। ये क्या है, खुशी, ये प्रेम है, ये हमारा आपसी क्या है, प्रेम है। ये देखने को मिलता है क्या, पशु में ऐसा देखने को मिलता है? यानी कहने का अर्थ है, सुनिएगा, कहने का अर्थ है कि मनुष्य बंदर का पर्याय नहीं हो सकता भाई मेरे। अर्थात लेखक कहते हैं कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी बन ही नहीं सकती। किसी को दिक्कत? आगे है स्वाधीनता शब्द का सार्थक लेखक क्या बताते हैं? लेखक स्वाधीनता शब्द के सार्थक बताते हुए कहते हैं कि अधीनता, इंडिपेंडेंस को भारत के लोग स्वाधीनता के रूप में सोच लिया, यह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है, इसलिए हम स्व का बंधन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी कहने का अर्थ है, लेखक कहते हैं स्वाधीनता एक शब्द है जिसका अर्थ होता है इंडिपेंडेंट, अपना शासन। और लेखक कहते हैं कि भारत के लोगों ने ये सोच लिया कि अब हम दूसरे के अधीन में नहीं रहेंगे, हमको अपना शासन चाहिए, इसलिए स्व शब्द से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उसको उसने अपना लिया है और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 10 तक समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 10 तक तो क्लियर हो ना गया सब लोगों को? 11 देख रहे क्या? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? नेता। तो लेखक साहब ने कहा था कहानी में कि हमारे नेता लोग कहते हैं कि मशीन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, कमाई होगी, खूब कमाओ, लेकिन वही एक बूढ़ा कहता है कि ना ना बउआ ना। ठीक है, क्या कहते हैं कि अपने अंदर देखो। क्या देखो? अपने अंदर देखो। बाहर की बात को नहीं सोचना, अपने अंदर देखो, झूठ मत बोलो, पाप नहीं करो, दूसरे की सहायता करो। मैंने अच्छी अच्छी बातें बूढ़ा लोग समझा रहा है वहां पर वो बूढ़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश बढ़िया बात को अच्छा न लगता, कोई उनको गोली मार देता है। अर्थात लेखक साहब इस प्रसंग से हमें समझा रहे हैं कि आज का मनुष्य ना मनुष्यता वाला बात ओकरा में ना है, बिल्कुल पछतावा। अच्छी बात कर रहा है तो ओकरा क्या कर दिया, गोली मार दिया, ए बेकार आदमी है, वो अच्छी बात कर रहा है, चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, पाप नहीं करो, लाओ तोरे मार देता। यानी लेखक साहब ये प्रसंग क्यों वहां पर दिए कि लोगों को अच्छी बातें, मानवता वाली बात उनको अच्छा नहीं लगता। कोई दिक्कत? लिखेंगे कैसे? लिखेंगे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी सिंह कहते हैं कि यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि मशीन बढ़ाइए, उत्पादन बढ़ाइए, कमाइयाँ बढ़ेगी, आपकी अच्छी हैसियत होगी, अच्छी सब कुछ होगा। लेकिन वहीं पर एक बूढ़े व्यक्ति का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं, बूढ़ा व्यक्ति कहते हैं कि झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, पाप नहीं करो, मिथ्या वचन नहीं बोलो, पर नेक काम करने की बात, नेक बात करते हैं। अब ये नेक बात उनको अच्छा नहीं लगता है किसी व्यक्ति को और गोली मार देते हैं। अर्थात दोनों से तुलना करने के बाद लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि लोगों को अच्छी बातें समझ में आता ही नहीं है, मानवता वाली बात समझ में आता ही नहीं है। और ऐसे ही मानव में से कोई ऐसा था सिर्फ फिरा आदमी जो उनको गोली मार देता। नंबर क्वेश्चन 12 चलते हैं। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार लेखक के मन में कैसी आशा जागती है? देखिए, प्राणी शास्त्री के अनुसार ये नियम है कि हम जिस अंग का उपयोग ज्यादा करते हैं उसकी वृद्धि ज्यादा होती है। जिस
जिसका उपयोग नहीं करते वो धीरे 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 छोटी होकर के खत्म हो जाती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि बंदर की हम प्रजाति हैं, तो हमारे भी पीछे वो पूंछ हुआ करता था, चलते थे ऐसे ऐसे हिलते चलता। क्या होता है कि नहीं होता बात? सही हम बोल रहे हैं। बंदर जब चलता है तो पूछ रहा होता, लेकिन हमने पूंछ का उपयोग छोड़ दिया तो वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, झड़ गया। आप कानून प्लेन है भाई, वो जाता ना है। अच्छा, अब कह रहे हैं तो नाखून का उपयोग आप छोड़ दिए हैं तो धीरे धीरे नाखून एक दिन क्या हो जाएगी। हाँ, ये कान का उपयोग तो पहले नहीं था, लेकिन अब उपयोग समझ में आता है। कौन का थिला? अरे कोरोना वायरस आया था नहीं, फुट्टा के काम किया ही नहीं रहता था, तो वो काटिया ठोकना पड़ता है जाली लगावे खातिर नहीं। अरे वो काटी नहीं ठोकते, वो ये ठोकते आगे लगा देते। अरे ये कान जो है इसका कोई उपयोग है भाई? कोई उपयोग नहीं। आप उपयोग समझ में आता है, कोरोना वायरस आएगा तो में जाली लगाएंगे। चलिए आगे हमारे बड़े वाले चाचा को देखिए, जमाने की बात है तो उस दरवाजे पर तो कोरोना वायरस में चाबी लगा के ऐसे अब बैठे हुए थे। एक बगल में उनका वो कमेंटियल आदमी था, तो उनका वो कहता है कि पोसना न लुच्चा है। देखिए ना, बुढ़ापा में जुआनी वाला चाबी लगा कर बैठल है, जब कोरोना वायरस आया हुआ था। देखिए वो कह रहा है पता नहीं क्या हुआ, ये चाचा जबकि बड़ा सेफ में रहते थे, उनको मतलब कुछ दिन बाद वो कोरोना हुआ, क्या हुआ राम जाने, लेकिन चले गए। जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ ले गए तो सबसे पहला डॉक्टर जांच किया कि कोरोना है कि नहीं पहला, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना नहीं। प्राणी शास्त्र के अनुसार जिस अंग का उपयोग हम ज्यादा करते हैं उसकी वृद्धि ज्यादा होती है, जिसका उपयोग नहीं करते हैं धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, झड़ जाती है। जैसे पहले मनुष्य को पूंछ हुआ करता था, लेकिन पूंछ भी क्या हो गया, झड़ गया। उसी तरह से नाखून का उपयोग नहीं करते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आगे। सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक के अर्थ विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? लिखेंगे सफलता और चरितार्थ में इस प्रकार की विभिन्नता प्रतिपादित होती है कि मनुष्य मरणासन्नों के संचय से वायु उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है। परंतु मनुष्य के चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निसंदेह भय देने से। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंतर्वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। समझ गए? आपके स्कूल में तो टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं? एक लाइन पढ़ के बाद ओकरा समझावे हथिन अच्छा से। अच्छा, एक लाइन पढ़ के समझाते हैं। हम भी पढ़ लेते हैं। सफलता और चरितार्थ इस प्रकार की विभिन्नता प्रतिपादित होती है। देखिए सफलता और चरितार्थ में ना अंतर है दोनों में। कि मनुष्य मरणासन्न के संचय और वायु उपकरणों से बहुमूल्य वस्तु को पा सकता है। यानी कि मनुष्य जो है ना बुढ़ापे उम्र तक वो बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज को पा सकता है। इसे वह बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि हम सफल हो गए। अच्छा चीज मिल रहा है, अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, इसका मतलब अच्छा मकान, तो हम सफल हैं जिंदगी में। हो गया? देखिए हम ऐसे नहीं बनते, हमको कैसे बनना है? लिखेंगे मनुष्य की जो चरित्र है और जो सफलता है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल है, सफल होने का मतलब अच्छा पैसा कमाता है, अच्छी उसके पास कपड़े हैं, बंगला है, गाड़ियां हैं, इसका मतलब वो सफलता की ओर है। लेकिन उनके चरित्र से कोई लेना देना उसका नहीं है। एक बुरा आदमी भी, चोर डाकू आदमी, बेईमान भी अच्छा पैसा कमा सकता है और कमाता है। तो चरित्र से हमारा लेना देना वहां पर नहीं। चरितार्थ का मतलब है कि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, आप किस तरह से उसके प्रति काम करते हैं, वो आपका क्या है, चरितार्थ। अब लेखक कहते हैं अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप ना सफल लोगों से ज्यादा योग्य है, सफल लोगों से
का महत्व है। ठीक है, फिर समझते हैं। लेखक कहते हैं कि आपकी जो सफलता है, अच्छा पैसा कमाना, अच्छे कपड़े, अच्छी मकान, अच्छा सब, ये आपकी सफलता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप सफल हैं तो नेक आदमी होंगे। हो सकता है कमजोर हो, डाकू हो, लेकिन एक चरित्र जो होती है, चरित्रवान आदमी, वो नेक होगा, दूसरों के प्रति प्रेम रखेगा, ईमानदार होगा। अगर कोई चरित्रवान है और कोई सफल है, दोनों में कोई तुलना नहीं है, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति उस सफल वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसका चरित्र सबसे ज्यादा बहुत है, सब दिन चलने वाला है, लेकिन ये बेईमानहा का चलने वाला नहीं है। ये लेखक साहब को सिखा रहा है। ठीक है।